Dax Tutorials, a step towards the success with trust. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू इन योर यूट्यूब चैनल दक्ष ट्यूटोरियल्स। लास्ट वीडियोज में हमने आपसे डिस्कस किया था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एवं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर सम स्पेसिफिक एंगल्स पर। आज चलते हैं उसके आगे वाले कंसेप्ट पर। नेक्स्ट कंसेप्ट है आपका साइन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। यानी आज के हम वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साइन नेगेटिव और पॉजिटिव किस तरीके से होते हैं और क्यों होते हैं। और उसके आगे हम चलते हैं फिर डोमेन और रेंज की ओर, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डोमेन और रेंज के बारे में जानेंगे। तो देखते हैं, आज हमने एक यहाँ कंसेप्ट जैसे लिया है कि साइन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो देखिए, हमने यहाँ पर एक फिगर ड्रॉ कर रखा है। मान लीजिए कोई दो कोऑर्डिनेट एक्सिस है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, उनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट ओ ओरिजिन है और ओरिजिन को सेंटर मान करके एक यूनिट सर्किल खींचा गया है। ओके, अब मान लीजिए इस पर कोई पॉइंट पी है जिसके कोऑर्डिनेट ए कोमा बी है और एंगल ए ओ पी इक्वल टू हमारा एक्स डिग्री है। ओके, एंगल ए ओ पी एक्स डिग्री है। मान लीजिए कोई पॉइंट ए क्यू इस प्रकार से है कि एंगल ए ओ क्यू इक्वल टू एक्स माइनस एक्स है। ए ओ क्यू हमारा क्या है? माइनस एक्स है। तब पॉइंट क्यू के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे? ए कोमा यानी ए कोमा माइनस बी। यानी जब यहाँ पर उतना ही डिस्टेंस यहाँ पर है तो ये भी हमारा यहाँ कोऑर्डिनेट क्या बनेगा? ए कोमा माइनस बी बनेगा। इस तरीके से आप ये कह सकते हैं, अगर एंगल ए ओ पी आपका एक्स है और ए ओ क्यू हमारा माइनस एक्स है तो cos x इक्वल टू हमारा क्या हो? इस पॉइंट के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं, इस पॉइंट के सापेक्ष अगर ए ओ क्यू हमारा x है तब हमारा जो cos x होगा वो a होगा और sin x होगा वो हमारा b होगा। दैट इज cos x इक्वल टू a और sin x इक्वल टू b। अब देखते हैं हम इस एंगल के लिए, यानी नेगेटिव एंगल के डायरेक्शन में अगर cos माइनस एक्स लेते हैं, cos माइनस एक्स में अगर आप देखते हैं इसके लिए cos माइनस एक्स तो क्या है? प्लस का a है, दैट इज a है। इसका मतलब a की वैल्यू क्या है? हमारा cos x है, यानी cos x ही है। दूसरा, अगर sin माइनस एक्स लेते हैं तो क्या आता है? माइनस का b आता है यहाँ पर, तो माइनस b हो जाता है। माइनस b का मतलब माइनस sin x हो जाता है, क्योंकि b की वैल्यू क्या है? sin x है। इसका मतलब ये है कि अगर sin को फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेते हैं तो हमारा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। और यानी पॉजिटिव डायरेक्शन में लेते हैं, साइन का जो एंगल है वो अगर पॉजिटिव एंगल लिया जाता है तो वैल्यू पॉजिटिव होती है, और नेगेटिव वैल्यू ली जाती है, अगर नेगेटिव डायरेक्शन लिया जाता है तो साइन की वैल्यू भी नेगेटिव हो जाती है। यानी जैसे साइन माइनस एक्स है तो माइनस साइन एक्स आ रहा है, और साइन प्लस का एक्स है तो हमारा प्लस का एक्स आ रहा है। यानी आप देख रहे हैं यहाँ पर cos माइनस एक्स का माइनस एक्स होगा। अगर साइन प्लस का एक्स था तो वैल्यू क्या आ रही थी? हमारी प्लस की भी आ रही थी, और माइनस एक्स हुआ तो किसकी वैल्यू आ रही थी? माइनस भी आ रही थी। इस तरीके से हम ये कह सकते हैं, अगर साइन का नेगेटिव एंगल है तो वैल्यू भी उसकी नेगेटिव होगी, और साइन का पॉजिटिव एंगल है तो वैल्यू पॉजिटिव होगी। सेम उसी तरीके से cos x की नेगेटिव वैल्यू में भी और पॉजिटिव दोनों डायरेक्शन में वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही रहती है। इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं। देखिए, जो हमारा a और b है, a हमारा किस पर है? x एक्सिस पर शो करता है। तो यहाँ पर जो रेंज, यूनिट सर्किल की रेंज होती है वो -1 से लेकर के +1 तक होती है। इसलिए हमारे जो a की वैल्यू होती है, a इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 बट लेस देन इक्वल टू 1 होगी। यानी 1 से a की वैल्यू 1 से कम और -1 से ज्यादा, -1 अथवा -1 से ज्यादा होगी, और +1 अथवा +1 से कम होगी। इसी तरह से b की तरफ भी देखते हैं, तो b की वैल्यू भी आप देखेंगे यहाँ पर इस डायरेक्शन में y एक्सिस को शो करती है। तो यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू होगी उनकी प्लस का भी होगी, और मिनिमम वैल्यू होगी वो -1 होगी, यानी प्लस का 1 और माइनस का 1 होगी। इस तरीके से -1 यानी b ग्रेटर देन इक्वल टू -1 बट लेस देन इक्वल टू 1 होगा। आपका a और b क्या है? a और b, a हमारा cos x है, b हमारा sin x है। इट मींस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की जो रेंज है हमारी वो कितनी है? -1 से लेकर के +1 तक है। यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन cos x के लिए -1 से +1 तक, और इसमें भी sin के लिए भी -1 से +1 तक, यानी sin x ग्रेटर देन इक्वल टू -1 बट लेस देन इक्वल टू 1, यानी cos x ग्रेटर देन इक्वल टू -1 और लेस देन इक्वल टू 1। इसके बाद दूसरी बात आप देखिए, अगर आप देखते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में a और b दोनों ही हमारे पॉजिटिव होते हैं। इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा साइन और cos दोनों ही पॉजिटिव हो जाते हैं। जब साइन और cos सभी दोनों पॉजिटिव हो जाते हैं तो अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी ऑटोमेटिकली पॉजिटिव ही होंगे, क्योंकि साइन
और cos से मिलकर के tan बनता है। tan हमारा क्या होता है sin x अपॉन cos x, यानी दोनों ही हमारे पॉजिटिव हैं तो tan भी पॉजिटिव हो गया। अब sec की बात करते हैं तो sec हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी sec की वैल्यू होती है 1 अपॉन cos, cos पॉजिटिव है तो sec भी पॉजिटिव। ऐसे cosec की बात करते हैं तो sin पॉजिटिव तो cosec भी पॉजिटिव हो गया। cot की बात करते हैं जब tan पॉजिटिव है तो cot भी हमारा पॉजिटिव होगा, यानी cot में से cos x अपॉन sin x भी होता है। इस तरीके से आप कह सकते हो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमारे कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। वी हैव रिटन ऑल पॉजिटिव्स। अब बात आते हैं हम सेकंड क्वाड्रेंट की ओर, यानी हमारा π/2 से लेकर के पाई की तरफ पहुंचते हैं। यहाँ से π/2 से पाई की तरफ आएंगे तो इसमें क्या होगा, a हमारा नेगेटिव हो जाएगा लेकिन b पॉजिटिव रहेगा। इसमें b हमारा b की वैल्यू तो पॉजिटिव रहेगी ना इस डायरेक्शन में। अब b पॉजिटिव रहने का मतलब sin पॉजिटिव और a नेगेटिव होने का मतलब cos नेगेटिव, यानी इसका मतलब इस वाले क्वाड्रेंट में sin पॉजिटिव होता है और cos नेगेटिव होता है। अब sin पॉजिटिव और cos नेगेटिव हुआ तो tan ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो गया, बिकॉज tan इक्वल टू sin अपॉन cos होता है। ऐसे ही cot हमारा भी नेगेटिव हो गया। अब बात करते हैं हम sec के बारे में, तो sec भी हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि cos नेगेटिव है। अब cosec की बात करते हैं तो cosec डेफिनेटली पॉजिटिव होगा, बिकॉज sin पॉजिटिव है, sin पॉजिटिव है तो cosec इक्वल टू 1 अपॉन sin होता है। इसलिए हमारा इस क्वाड्रेंट में सिर्फ sin और cosec ही हमने लिखा है s, और sin और sin का इनवर्स जो होता है cosec, यही दो वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती हैं और सब हमारी नेगेटिव होती हैं। इसके बाद आते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में आप देखेंगे a भी नेगेटिव होगा और b भी नेगेटिव होगा, a और b दोनों नेगेटिव होंगे। इट मींस sin की वैल्यू भी नेगेटिव होगी और cos की वैल्यू भी नेगेटिव होगी। ऐसे के बाद अब sin और cos दोनों ही नेगेटिव हैं तो tan तो पॉजिटिव हो जाएगा, बिकॉज tan इक्वल टू sin अपॉन cos होता है। sin में नेगेटिव का नेगेटिव से डिवाइड करेंगे तो प्लस आएगा। इसलिए थर्ड क्वाड्रेंट में हमने बताया आपको tan पॉजिटिव होता है, यानी tan और tan का इनवर्स कौन होता है, cot, ये दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी सभी नेगेटिव होंगे। सिमिलरली इधर चर्चा करते हैं आप फोर्थ क्वाड्रेंट की ओर, यानी 3π/2 टू 2π तक वाले राउंड में, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर आप पहुंचते हैं तो यहाँ पर आपका क्या है, यानी a पॉजिटिव होगा और b नेगेटिव होगा। a पॉजिटिव का मतलब cos तो पॉजिटिव होगा और sin नेगेटिव होगा, इसलिए हमने यहाँ c लिखा है, यानी cos पॉजिटिव और बाकी सभी नेगेटिव होंगे। यानी cos और cos का इनवर्स कौन होता है, sec। इस तरीके से cos पॉजिटिव और sin sec पॉजिटिव होंगे। इस तरीके से हमने यहाँ पे लिखा ASTC। शॉर्ट में लोग इसको एक रेदा में पढ़ने के लिए भी कह देते हैं, ऑल सर्विस ट्रांसपोर्ट कंपनी या एड शुगर टू कॉफी। इस तरह से याद कर सकते हो, याद करने की बात है। तो वैसे ध्यान रखिएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा क्या होता है, ये साइन और साइन का इनवर्स cosec पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में आपका क्या होता है, ये हमारा tan और cot पॉजिटिव होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा cos और sec पॉजिटिव होता है। दिस इज योर फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज योर सेकंड क्वाड्रेंट, एंड दिस इज योर थर्ड क्वाड्रेंट, एंड दिस वन योर फोर्थ क्वाड्रेंट। इसके बाद हम चर्चा करते हैं आगे डोमेन और रेंज के बारे में और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। जैसा कि आप देखें हमने सिंस sin x एंड cos x आर डिफाइंड फॉर ऑल x रियल नंबर, यानी सभी रियल नंबर के लिए x sin और cos x डिफाइन होते हैं। सो एंड -1 इसकी जो वैल्यू होती है -1 से लेकर के +1 तक होती है, यानी sin x ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेस देन इक्वल टू 1, एंड आल्सो cos greater than equal to -1 and but less than equal to 1. It means so domain of y equal to sin x function for and cos x function दोनों फंक्शन के लिए डोमेन होगा, that is क्योंकि sin और cos दोनों सभी रियल वैल्यू के लिए डिफाइन होते हैं, the set domain of the function y equal to sin x and cos x is a set such that x is a belongs to real number, इन सभी रियल नंबर के लिए होगा। एंड उसकी रेंज जो होगी एंड दैट इज द वैल्यू ऑफ द y जो होगी, दैट इज sin x और cos x की जो वैल्यू होती है वो -1 से +1 तक होती है। सो इट इज द रेंज ऑफ दिस फंक्शन y क्या होगी, -1 to +1, इट इज द क्लोज इंटरवल फंक्शन है। इस तरीके से -1 से लेकर के +1 तक यानी इसकी रेंज होती है। सो हम डोमेन हमारा जो होगा, इसका मतलब sin x और cos x का जो डोमेन होता है वो सभी रियल वैल्यू होती है, और रेंज जो होती है इस फंक्शन के लिए वो हमारी -1 से +1 तक होती है। आफ्टर दैट योर नेक्स्ट कंसेप्ट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। जैसा कि हमने बताया आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका जो
पेज नंबर 59 पर एक टेबल दी हुई है जिसमें डिस्कस किया गया है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की रेंज के बारे में। जैसे कि साइन का फर्स्ट क्वाड्रेंट में बताया गया है साइन इंक्रीज फ्रॉम 0 to 1, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब हमारा क्या होता है 0 से π/2 तक, यानी जो फर्स्ट क्वाड्रेंट रेंज होती है हमारी कितनी होती है 0 से। अब हम अभी जो हमने इस समय ग्राफ लिया हुआ है जो 2 के अंतर से पाई, 2π, 3π इस तरह लिख रखा है, इसका मतलब बीच वाला जो पॉइंट है वो क्या शो करेगा हमें π/2 को शो करेगा। ऐसे ही इधर हमारा ये क्या शो करेगा -π/2 को शो करेगा। अब आप देखिए इसमें अगर आप देखते हैं तो ये हमारा जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है वो 0 से π/2 तक है, तो उसमें बताया गया है जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू है वो इंक्रीज होती है फ्रॉम 0 to 1, यानी 0 से 1 की ओर 1 तक पहुंचती है यहाँ से, राइट। अब फिर सेकंड क्वाड्रेंट में क्या हो जाती है, सेकंड क्वाड्रेंट यानी π/2 से पाई के लिए वो फिर डिक्रीज हो जाती है 1 से 0 की ओर, डिक्रीज 1 to 0। इस तरीके से फिर ये ग्राफ हमारा लौट के यहाँ 1 से 0 यहाँ आ जाएगा। और फिर यही प्रोसेस फिर हमारा अगले थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंचते हैं, यानी थर्ड क्वाड्रेंट है हमारा पाई से क्या हो जाएगा 3π/2, 3π/2 में पहुंचते हैं तो हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है 0 से -1 नीचे की ओर चला जाता है ग्राफ ये, और इसी तरीके से -1 तक जाता है, इधर जो -1 है इस तरीके से, और फिर -1 से फिर यहाँ से इसी प्रोसेस से ये ग्राफ बारी बारी से बढ़ता रहता है, ऐसे चलता रहता है। ऐसे इधर भी हमारा डायरेक्शन अगर देखते हैं तो ये भी हमारा इसी तरीके से नेगेटिव डायरेक्शन अगर हम देखते हैं तो नेगेटिव एंगल में भी उसी तरीके से हमारा तो चला जाता है जैसे कि आपका यहाँ पर हो रहा है। उसी तरीके से आप देखेंगे यानी थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा डिक्रीज हो रहा है 0 to -1, सेम उसी तरीके से इसमें भी उसी तरीके से हमारा ग्राफ पीछे से इस तरह से बढ़ता चला आ रहा है, ऐसे करके ऐसे चला आ रहा है। इसके बाद देखिएगा हमारा जो सेकंड है हमारा कॉस का। अब कॉस की बात करते हैं तो कॉस का इन्होंने कहा है कि डिक्रीज फ्रॉम 0 to 1, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा 0 से 1 की ओर डिक्रीज होता है। तो कहाँ पर डिक्रीज होता है फ्रॉम 1 to 0, फर्स्ट क्वाड्रेंट में 1 to 0 हो जाता है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारा यहाँ से ऐसे आता है 0 पर आ जाता है। और फिर सेकंड क्वाड्रेंट में ये हमारा क्या होता है 0 से -1 की ओर डिक्रीज, फिर सेकंड क्वाड्रेंट में भी डिक्रीज होता है 0 से -1, 0 से -1 सीधे यहाँ पर आएगा, ये यहाँ आ जाएगा। और फिर हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में जैसे हमारा π/2 के बाद 3π/2 पर पहुंचता है तो फिर इंक्रीज हो जाता है कहाँ से -1 से 0 की ओर, और फिर इसी तरीके से फिर हमारा थर्ड से फोर्थ क्वाड्रेंट की तरफ जाता है तो फिर इंक्रीज होता है 0 से 1 की ओर, और इसी तरीके से ग्राफ हमारा ये तो चला जाता है। ऐसे इधर इसका ये cos x का ग्राफ रिप्रेजेंटेशन होता रहता है। ये हमारी जो मैक्सिमम लेंथ आर्क की जो हाइट है वो 1 और -1 है, नीचे की ओर -1 तक होगी और ऊपर तक +1 की होगी। इसके बाद करते हैं tan x के बारे में। y = tan x फंक्शन है, तो tan x में क्या होता है tan इंक्रीज फ्रॉम 0 to इन्फिनिटी जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से इंक्रीज होकर के इन्फिनिटी को, फर्स्ट का मतलब 0 to π/2, यहाँ पर हमारे π/2 होगा π/2 और ये 0, तो 0 से ये इन्फिनिटी पे नहीं लगता है, इन्फिनिटी की ओर जाता है ऐसे इस तरीके से, करेक्ट। ऐसे ही इधर आ जाइए। अब आप सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है इसी तरीके से सेकंड क्वाड्रेंट में भी हमारा इसका कहां से बढ़ता है फिर आपका जो सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में दिखा रहे हैं tan का इंक्रीज फ्रॉम -∞ to 0, यानी -∞ से 0 की ओर। अगर सेकंड क्वाड्रेंट हमारा π/2 से पाई होता है तो इधर से ये आता है ऐसे इस तरीके से। ऐसे ही फिर ऊपर यानी हमारा जो थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंचते हैं तो जो थर्ड क्वाड्रेंट है हमारा 0 से ये हमारा 0 से पाई फर्स्ट हो, π/2 फर्स्ट हो गया, π/2 पाई सेकंड हो गया, और π/2 जो आगे 3π/2 है थर्ड क्वाड्रेंट, जिसमें हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में tan के बारे में क्या कहा गया है,
10 में जो थर्ड क्वाड्रेंट है उसमें इंक्रीज होता है 0 से इनफाइनाइट की ओर, यानी इसमें भी क्या होता है 0 से इनफाइनाइट की ओर। और यही आपका प्रोसेस 0 से इनफाइनाइट आपका किसमें हुआ था, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हुआ था। इसी तरीके से वैल्यू इसकी रिपीट होती रहती है। ऐसे इसमें पीछे की ओर ऐसे चलता रहता है, ऐसे यहाँ और ये यहाँ पर, इस तरीके से ये ग्राफ इसका पीछे से बनता रहता है। ये हर बार आप देख रहे हैं, हर पाई पहले 0 पर करना, फिर पाई पर, फिर 2 पाई पर, इसी तरह से वैल्यू, यानी एक निश्चित डिफरेंस के बाद वो वैल्यू रिपीट होती रहती है। सो दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ, हमारा क्या होगा इस तरीके से, और ये हमारा इस तरीके से ये 10x का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। इसके बाद कॉट के बारे में बात करते हैं। कॉट में कहा गया डिक्रीज फ्रॉम इनफाइनाइट टू 0, यानी इनफाइनाइट से 0 की ओर डिक्रीज होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इनफाइनाइट से 0 की ओर। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारा ये π/2 है, तो इनफाइनाइट की ओर से आता है और ये ऐसे करके डिक्रीज हो जाता है, इसमें 0 मिल जाता है। और फिर हमारा जो है जो सेकंड क्वाड्रेंट है कॉट का, वहां भी डिक्रीज होता है, लेकिन 0 से माइनस इनफाइनाइट की ओर जाता है और इस तरीके से रिपीट होता रहता है। इसी तरह से अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं, तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या, डिक्रीज फ्रॉम 0 टू इनफाइनाइट, यानी जो थर्ड क्वाड्रेंट है कॉट उसमें डिक्रीज फ्रॉम इनफाइनाइट टू 0, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा जो π/2 से पाई के बीच में है वो भी ऐसी तरीके से चलता रहता है, ठीक है। और फिर इसके बाद फिर वो डिक्रीज होता है 0 से माइनस इनफाइनाइट की ओर। फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा जो उसमें बचता है, ये फर्स्ट सेकंड में होगा और फिर हमारा ये थर्ड क्वाड्रेंट में फिर 3π/2 से यहां से इस तरह से यहां से जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच गया, और थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा कहाँ होगा इस तरीके से, फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में फिर नीचे की ओर चला जाएगा। इसी तरह से एक निश्चित अंतराल के बाद ये इसका ग्राफ इस तरह रिपीट होता रहता है। इसी तरह से पीछे से भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी हमारा ठीक उसी तरीके से ग्राफ बनता चला जाएगा पीछे से। π/2 का इसी तरीके से ये यहाँ पर 3π/2 पर इस तरीके से जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो किसका है, यानी cot x के लिए। इस तरह से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो cot x का है। और ये रिप्रेजेंटेशन होता है वो, इसमें आप देखेंगे जो हमारा sin x है, sin 0 पर 0 होता है, 0 से स्टार्ट होकर के मैक्सिमम 1 तक, फिर आपका आता है 0 तक, फिर -1 तक, फिर हमारा 0 तक। इस तरह 0 और -1 के बीच में ये चलता है। इसका हमारा 0 पर 1 होता है, 0 पर 1, और ये फिर ये डिक्रीज होता है π/2 के लिए, 0 हो जाता है, 0 फिर 1 -1 फिर 0 फिर 1, इसी तरह से पीछे वैल्यू रिपीट होती रहती है। ऐसे 10x में हमारा क्या है, 10x में आप देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से इनफाइनाइट की ओर जाता है। सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा क्या होता है, माइनस इनफाइनाइट से 0 की ओर आता है। और फिर थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा क्या होता है, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंचते हैं तो ये हो जाता है हमारा 0 से इनफाइनाइट की ओर। और फिर इसमें फोर्थ क्वाड्रेंट में जो होता है वो माइनस इनफाइनाइट से 0 की ओर इंक्रीज होता है। इस तरीके से बार बार रिपीट होते रहते हैं। इसी तरह से हमारा कॉट का भी है। कॉट में आप देखेंगे कॉट का क्या होता है, जो पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा इनफाइनाइट से 0 की ओर डिक्रीज होता है, और फिर सेकंड क्वाड्रेंट में भी डिक्रीज होता है 0 से माइनस इनफाइनाइट की ओर। और थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंचते हैं तो थर्ड क्वाड्रेंट में भी हमारा क्या होता है, माइनस यानी इनफाइनाइट से 0 की ओर, और फिर 0 से माइनस इनफाइनाइट की ओर डिक्रीज इस तरह से होता रहता है। यानी इस तरह से आप देखते हैं कॉट की वैल्यू हमेशा डिक्रीज होती है और टेन की वैल्यू हमेशा इंक्रीज होती है। साइन की वैल्यू आपकी फर्स्ट क्वाड्रेंट में इंक्रीज, सेकंड क्वाड्रेंट में डिक्रीज, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में थर्ड क्वाड्रेंट में डिक्रीज, और फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में फिर इंक्रीज होती है। इसी तरीके से आगे हम डिस्कस करेंगे सेक एक्स और सेक और कोसेक के बारे में।
DAX Tutorials presents online live classes. Mobile number 8279452537. After that, our next trigonometric ratio is the sec x. So y equal to sec x के लिए अगर trigonometric फंक्शन लेते हैं तो जो sec x की कंडीशन दी हुई है वो हमारा क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये इंक्रीज हो रहा होता है 1 से इन्फिनिटी की ओर। यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारा कहाँ होता है, 0 से π/2 के बीच में। तो 1 से इन्फिनिटी की ओर इस तरह से ये इसकी ग्राफ जो जाएगा उस तरीके से ग्राफ जाएगा, राइट। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट की, तो सेकंड क्वाड्रेंट में पाई से π/2 से पाई तक, यानी जो सेकंड क्वाड्रेंट है उसमें सेक्स हमारा सेक जो है इंक्रीज होता है -π से -1 तक, माइनस इन्फिनिटी से -1 तक, यानी माइनस इन्फिनिटी इधर नीचे से -1 तक यहाँ तक आएगा। और फिर ये यहाँ पर फिर डिक्रीज हो जाता है उसमें थर्ड क्वाड्रेंट में जाकर के, यानी पाई से 3π/2 तक जब जाएगा तो वहाँ डिक्रीज है। डिक्रीज कितना, -1 से -इन्फिनिटी हो, यहाँ पर भी -1 से -इन्फिनिटी हो जाता है। इसी तरीके से अगर हम π/3 के बाद फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंचते हैं तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा क्या है, डिक्रीज होता है इसका सेक इनफाइनाइट से 1 की ओर, यानी यहाँ पर हमारा जो आता है वो ऐसे डिक्रीज इनफाइनाइट इन्फिनिटी से लेकर के 1 की ओर डिक्रीज होता है। इसी तरीके से अगर हम पीछे चलते हैं -π/2 तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच जाते हैं, और फोर्थ क्वाड्रेंट की कंडीशन सेम जैसे ये हो रहा है वैसे यहाँ पर ये कंडीशन हो जाती है। इस तरीके से ये हमारा इसका ग्राफ बन जाता है। और इधर इसी तरीके से इधर इसको भी अगर हम चाहें तो, यानी 2π से π/2 2π का मतलब आगे π/2 बढ़ते हैं तो 5π/2 हो जाएगा, और 5π/2 हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंचेगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये वाला ग्राफ यानी हमारा क्या होगा, 1 से इन्फिनिटी की ओर इंक्रीज हो जाएगा। इस तरीके से हमारे ग्राफ बढ़ते चले जाते हैं और ऐसे ही इसके ग्राफ बनते चले जाते हैं आगे। इसके बाद देखिए, और अगर इधर भी बात करते हैं, थोड़ा पीछे चलते हैं तो ये π/2 -π/2 हो गया, फिर ये हमारा काम बन जाएगा -π/2 से पाई तक थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। और थर्ड क्वाड्रेंट में उसका क्या होता है, कंडीशन क्या होती है थर्ड क्वाड्रेंट में, जैसे हमारा पाई से π/2 इधर, तो ये इसमें क्या होता है, ये हमारा इंक्रीज हो रहा होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, जो सेक का थर्ड क्वाड्रेंट है इसमें डिक्रीज है -1 से इन्फिनिटी की ओर, -1 से इन्फिनिटी की ओर आपका डिक्रीज हो जाता है। थर्ड क्वाड्रेंट मतलब ये इस तरह से, हाँ -1 से इन्फिनिटी की ओर डिक्रीज होगा। और इधर ही हमारा इसमें इसी तरीके से इसमें इधर भी, यानी -इन्फिनिटी से +-1 तक इंक्रीज हो जाता है इस वाले में आकर के। इस तरीके से इसके ग्राफ बनते चले जाते हैं। ऐसे ही हमारा जो कोसेक एक्स का है, कोसेक एक्स में कहा गया है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारा 0 से इन्फिनिटी की ओर, सॉरी इन्फिनिटी से 1 की ओर डिक्रीज होता है कोसेक, यानी जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसमें डिक्रीज फ्रॉम इन्फिनिटी टू 1, यानी इसमें हमारा जो बनेगा इन्फिनिटी से आते हुए वो कहाँ पे आगे जाता है, 1 पे आ जाता है। और जो सेकंड क्वाड्रेंट है π/2 से पाई में, उसमें क्या होता है हमारा फिर 1 से लेकर इन्फिनिटी की ओर इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, इंक्रीज हो जाता है। और फिर हम अगले क्वाड्रेंट में पहुंचते हैं, यानी थर्ड क्वाड्रेंट पाई से 3π/2 तक, तो उसमें थर्ड में क्या होता है, इंक्रीज -इन्फिनिटी से -1 के लिए, यानी -इन्फिनिटी से इधर -1 से इधर -1 पे आ जाता है। और फिर ये अगले उस क्वाड्रेंट में -1 से फिर -इन्फिनिटी की ओर डिक्रीज होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में भी ऐसा ही है, डिक्रीज फ्रॉम -1 से -इन्फिनिटी हो जाता है। इसी तरीके से इसके भी ग्राफ बनते चले जाते हैं। इसमें अगर आएंगे तो इसमें भी हमारा उसी तरीके से ग्राफ बन जाएगा, यानी जो हमारा ये फोर्थ क्वाड्रेंट पड़ेगा 0 से π/2 की ओर -π फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में उसका क्या होता है ग्राफ, हमारा डिक्रीज होता है -1 से -इन्फिनिटी की ओर, और -1 से -इन्फिनिटी डिक्रीज हो रहा है हमारा ये। और ये अगर हम इसको आगे चर्चा करते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंचेगा,
और थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा क्या हो रहा होता, इंक्रीज होता माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन की ओर, माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन की ओर। इस तरीके से ये सभी हमने आज इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पर चर्चा की। आज के लिए वीडियो में इतना ही, और उम्मीद है हमारा वीडियो पसंद आया होगा। जिन छात्रों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।